तो इन सब आपको पास अलग अलग पिक्चर से, ये भी एक ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज आल्सो अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के ट्रांसफॉर्मर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वी विल डिस्कस ईच वन। ये भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मर है जो आपके मोबाइल डिवाइस में मिल जाएगा। ये आपको इलेक्ट्रिक, जैसे कोई खिलौने भी हैं उसमें भी ये आपका ट्रांसफॉर्मर मिलता है। और ये भी ट्रांसफॉर्मर है, और ये काफी बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है जब आपको काफी ज्यादा वोल्टेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इवन जो पावर हाउस होते हैं, बिजली घर होते हैं, उसमें तो और भी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि ट्रांसफॉर्मर डिवाइस है क्या और ये कैसे काम करती है। सो हियर इज योर ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which convert low lower alternating current which convert lower alternating voltage or current at higher current into higher alternating voltage at lower current। इसको मैं समझाता हूँ, डेफिनेशन को अभी समझते हैं। देखो क्या, कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर हम दो कोयल ले रहे हैं। पहली कोयल ये हो गई और ये हो गई आपकी सेकेंडरी कोयल। और इस प्राइमरी कोयल, इसको हम प्राइमरी कोयल बोलेंगे। लेट दिस इज अ प्राइमरी कोयल एंड दिस इज अ सेकेंडरी कोयल, जो कि आप म्यूचुअल इंडक्शन में भी करते थे, ठीक है। अभी करना क्या है कि लेट मेरे पास यहाँ पर लो वोल्टेज है, लेट 5 वोल्ट की वोल्टेज है, और मुझे यहाँ पर चाहिए थोड़े हाई वोल्टेज, 50 वोल्टेज लेट से, और 200 वोल्टेज या 220 वोल्टेज मुझे पावर सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले दो कोयल। तो एक कोयल यहाँ पर है और एक कोयल इस तरफ है, और उसको हमने इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। ये आपको मेटल की, वहां पर आपकी कॉपर की, ये कॉपर की वाइंडिंग है, कॉपर वायर है यहाँ पर। तो होगा क्या कि मान लो आपको कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो आप ट्रांसफॉर्मर का यूज कर सकते हो। तो ट्रांसफर कैसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करेगा एक लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। मतलब कि हम कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका उल्टा ही होता है कि जहां पर वोल्टेज कम होगी वहां पर करंट ज्यादा होगा। तो मान लो यहाँ पर करंट है आपका 50, बहुत ज्यादा हो गया बट ले लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए, 50 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको कम करंट मिलेगा, लेट से 2 एम्पियर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर सकती है, और हाई करंट को लो करंट में चेंज कर सकती है। लेकिन डिपेंडिंग कंडीशन क्या होगी कि जहां पर लो वोल्टेज है वहां पर करंट ज्यादा होगा, और जहां पर हाई वोल्टेज है वहां पर करंट कम होगा। एक्चुअली ये होता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। तो इसका प्रिंसिपल है क्या, द प्रिंसिपल बिहाइंड इज ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने समझा था। म्यूचुअल इंडक्शन में होता है कि अगर आपके पास प्राइमरी एक कोयल है और इस कोयल में आप चेंज कर रहे हो अमाउंट ऑफ करंट, तो जो भी अमाउंट ऑफ करंट चेंज होगा उसकी वजह से इसके पड़ोस में जो कोयल रखी हुई है उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हम एक तरफ यहाँ पर वोल्टेज भेज रहे हैं और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और इनके बीच में देखो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है भी नहीं। वो कैसे होता है, तो जब आप यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हो तो इन कॉइल्स में यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। वी नो दैट whenever there is a variable current so there will be a variable magnetic field। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको मिल रही है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कब मिल रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हैं, मतलब वेरिएबल करंट भेज रहे हैं। तो आउटपुट पर आपको इस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक और पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये लोड का मतलब है कि जिसके आप अक्रॉस इसको यूज करना चाहते हो। सो मेन प्रिंसिपल क्या है इसका, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इट इज द फिनोमिना, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि आप अगर प्राइमरी लूप में करंट चेंज करोगे तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, और उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिलेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिलेगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो हमें मिलता है ईएमएफ।
सो ये जो ईएमएफ है आउटपुट का, दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन कि कितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये था कि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल है इसका बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर डिवाइस क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर सकती है, या इसका रेसिप्रोकल भी, मतलब अगर आपके पास हाई वोल्टेज है तो आपको लो वोल्टेज भी मिल सकती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? आफ्टर इट हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ट्रांसफॉर्मर डिवाइस क्या है और ये किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरेटिकल पॉइंट्स कि कब आपको हाई वोल्टेज मिलेगी और कब आपको लो वोल्टेज मिलेगी और ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहले आप मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इससे पहले तक? यस और नो? No, sir. Okay, so now we will discuss about the theoretical perspectives of ट्रांसफॉर्मर कि आपको लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज कब कब मिलेगी। ठीक है, तो एक मिनट आते हैं वापस इस पर। तो इस तरह का आपके पास एक सर्किट होगा जहां पर कुछ लेमिनेटेड शीट रखी जाती है। ठीक है ना, एक के ऊपर एक, यहाँ पर काफी सारी लेमिनेटेड शीट है। ये आपका इनपुट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, इनपुट या आउटपुट। अभी आपको इनपुट और आउटपुट पर वोल्टेज कैसे चाहिए उस पर वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होंगे, एक होगा हमारे पास स्टेप अप और एक होगा स्टेप डाउन। ठीक है, कौन कौन से होंगे? एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। अभी स्टेप अप और स्टेप डाउन से क्या मतलब है तो उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी क्या है वो देखो। आपको जो भी प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज है, देखो प्राइमरी वोल्टेज में जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी में, इनटू चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है, डी फाई अपॉन डी टी कितना है। सिमिलरली जो सेकेंडरी में आपको वोल्टेज मिलेगी, देखो हमें पता है ना ईएमएफ ये होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो प्राइमरी में जो फ्लक्स है, ठीक है, वो चेंज अगर हो रहा है तो प्राइमरी में यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। सिमिलरली जो सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सेकेंडरी में। अब क्योंकि फ्लक्स आपको यहाँ पर सिर्फ इसके करंट के चेंज होने की वजह से मिल रहा है, तो दोनों ही केसेस में, मतलब दोनों के ही लिए जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, दैट वुड बी सेम। मतलब कि डी फाई अपॉन डी टी का जो फैक्टर है वो दोनों के लिए सेम क्यों होगा? क्योंकि यहां से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उसमें भी उतना ही फ्लक्स में चेंज आएगा। सो वी कैन से दैट ई प्राइमरी और ई सेकेंडरी, मतलब इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, तो ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी आपको मिल जाएगा एन एस अपॉन एन पी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये क्या होता है रेशियो? देखो मान लो कि यहाँ पर आपको वोल्टेज है प्राइमरी और यहाँ पर वोल्टेज है आउटपुट यानी कि सेकेंडरी। तो ईएस अपॉन ईपी यानी सेकेंडरी पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है अपॉन प्राइमरी जो आपका इनपुट है, कहने का मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सेकेंडरी में अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी रिकॉइल में। ठीक है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज डायरेक्टली, जो इनका मतलब ईएस अपॉन ईपी वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? एनएस अपॉन एनपी पर। ये चीज क्लियर है? और एनएस अपॉन एनपी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो एनएस अपॉन एनपी, तो ईएस अपॉन एनपी, ईएस अपॉन ईपी की वैल्यू कितनी होगी? एनएस अपॉन एनपी, एंड दैट विल बी इक्वल टू के। नाउ फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, हालांकि आइडियल बहुत कम ही होते हैं, ना तो ट्रांसफॉर्मर मिलते हैं और ना लोग, तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट वोल्टेज सॉरी आउटपुट पावर बराबर होगी इनपुट पावर के। अभी के लिए हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट जितनी आउटपुट पर पावर है उतनी ही इनपुट पर पावर है। मतलब पावर हम बराबर क्यों मान रहे होंगे? बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी यहाँ पर है उतनी एनर्जी यहाँ पर भी होगी। कोई एनर्जी का लॉस हम नहीं मान रहे हैं अभी के लिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, हालांकि लॉस होता है। ठीक है, सो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर
आउटपुट पावर बराबर होगी इनपुट पावर के। ध्यान रखना बेटा, जितनी इनपुट पावर है, इनपुट पावर अगर आपकी मान लो 220 वाट है, तो आउटपुट पावर भी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए 220 वॉट ही होगी। ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। इसका मतलब पावर इनपुट या पावर आउटपुट दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं दैट वोल्टेज इनटू करंट ES into IS विल बी इक्वल टू EP into IP। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट पावर इनटू आउटपुट करंट, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी में बराबर होगा प्राइमरी में कितनी वोल्टेज है और प्राइमरी में कितना करंट है। ES into IS विल बी इक्वल टू EP into IP। अभी ES अपॉन EP का वैल्यू क्या था, ES अपॉन EP ये किसके बराबर हो जाएगा, IP अपॉन IS के। ठीक है, और यही किसके बराबर हो जाएगा, NS अपॉन NP यानी कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो के। ओके, सो ये आप फॉर्मूला लिख लो, ये सबसे ज्यादा आपके काम आएगा। इसी से मोस्टली न्यूमेरिकल अगर इस पर बेस्ड आते हैं तो वो हो जाएंगे। ES अपॉन EP विल बी इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP। साथ में ये भी लिख लेना, ये सेकेंडरी वोल्टेज है मतलब आउटपुट वोल्टेज, ये प्राइमरी वोल्टेज है मतलब इनपुट वोल्टेज, ये प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी करंट है, एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन NS अपॉन NP। ठीक है, अभी एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी ट्रांसफार्मर की, तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं, ES इंटू IS अपॉन EP इंटू IP, मतलब कि एफिशिएंसी हो जाएगी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, मतलब कि आप कितने पावर देने पर आपको कितनी पावर मिल रही है वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और आइडियल के लिए वो 100% होगी, क्योंकि आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल हो जाती है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ये रेशियो आप लिख लीजिए। अब एक चीज मैं आपको फिर से इस डेफिनेशन पे ले जाऊंगा जो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करी नहीं थी, बट अब हम कर सकते हैं इसको, ये वाली डेफिनेशन। देखो होगा क्या, हमारा जो रेशियो है वो आ रहा है ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS, ठीक है, इक्वल टू NS अपॉन NP। मैंने आपको बोला कि आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होगी, इसका मतलब ES इंटू IS बराबर होगा EP प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी में करंट कितना है। तो अगर पावर कंजर्व है तो कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज होगी ES या EP वो इनवर्सली डिपेंड करेगी, वो इनवर्सली डिपेंड करेगी करंट पर। ओके, तो अगर आपको लो पावर, मान लीजिए यहाँ पर लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज, अगर आपको लो वोल्टेज है यहाँ पर तो आपको हाई वोल्टेज मिलेगा, हाई वोल्टेज। ऐसा मतलब जब लो वोल्टेज से आप हाई वोल्टेज में जा रहे हो तो करंट इसका उल्टा होगा, यानी कि जब लो वोल्टेज तो यहाँ पर हाई करंट होगा, हाई करंट, और यहाँ पर लो करंट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर वोल्टेज ज्यादा वहां पर करंट कम, एंड वाइस वर्सा, बिकॉज यहाँ पर जो पावर है वो कांस्टेंट है, तो हम ये कहेंगे कि जो वोल्टेज है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है करंट पर। इसलिए यहाँ पर बोला गया था विच कन्वर्ट लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर रही है, इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। लेकिन जब लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो करंट कैसा होगा, हायर करंट, यानी कि एट हायर करंट। और जब हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो करंट कैसा होगा, लोअर करंट, यानी कि कम करंट आपको मिलेगा अगर आप हाई वोल्टेज प्राप्त कर रहे हो आउटपुट पर। तो ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? अब इस तरह से आप कर सकते हो। यस बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके बाद हम डिस्कस नो सर। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। और स्टेप अप और स्टेप डाउन को मैं सिर्फ इन तीन फॉर्मूले से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, मतलब ये तीनों रिलेशन जो है इनके बीच में, इसी से पूरा अब एक्सप्लेन हो जाएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, कि हम उस ट्रांसफॉर्मर को कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास स्टेप अप और दूसरा है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप और ये है स्टेप डाउन। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन को बस आप वोल्टेज से लिंक करके समझना, वोल्टेज से मतलब कि EMF से। ठीक है,
या आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। तो अगर आपके पास स्टेप अप है तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो भी वोल्टेज है इनपुट पर, वो वोल्टेज आउटपुट पर ज्यादा हो जाएगी। स्टेप अप में आउटपुट पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, जबकि स्टेप डाउन में अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज है VI तो आउटपुट वोल्टेज बहुत कम हो जाएगी। मतलब हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आउटपुट पर कम मिलेगी इनपुट के कंपैरिजन में। ये चीज समझ में आई। स्टेप अप में वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी आउटपुट पर, और स्टेप डाउन में आउटपुट पर वोल्टेज डाउन हो जाएगी। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज का यहाँ पर अप और डाउन जो है ना, ये वोल्टेज के साथ इसको लिंक करके आपको ध्यान रखना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट पर वोल्टेज अप हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी, और स्टेप डाउन में जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। अब देखो, जब हमें ये चीज पता चल गया है कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज है वो आउटपुट पर अप हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेशियो क्या था, ES अपॉन EP, यानी कि सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का जो रेशियो था वो NS अपॉन NP पर डिपेंड करता था। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेप अप में ES ज्यादा होगा EP से, तो उसका मतलब ये है कि ES अपॉन EP की वैल्यू, ES अपॉन EP की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर ES अपॉन EP की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये तभी अचीव किया जा सकता है जब NS अपॉन NP की वैल्यू 1 से ज्यादा है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि NS की वैल्यू ज्यादा है NP से। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आपको नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, मतलब कि आउटपुट पर जो आपके टर्न्स है वो ज्यादा होने चाहिए प्राइमरी के कंपैरिजन में। ठीक है, आई एम रिपीटिंग। देखो जैसे यहाँ पर इसी एग्जांपल में 1 2 3 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल पर या आउटपुट पर, देखो जब मैं सेकेंडरी बोल रहा हूं तो आउटपुट, प्राइमरी बोल रहा हूं तो इनपुट, ठीक है ना। तो सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, इसका मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है स्टेप अप के लिए। NS ज्यादा होना चाहिए NP से, तो ES भी ज्यादा होगा EP से। लेकिन करंट का तो उल्टा होता है ना, करंट तो इनवर्सली डिपेंड करता है वोल्टेज पर। तो यहाँ पर आपको IS लेस देन हो जाएगा IP से, मतलब कि जब आपको आउटपुट पर ज्यादा वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, तो आउटपुट पर आपको करंट कम मिलेगा। इज दैट क्लियर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप डाउन के लिए बिल्कुल उल्टा कर दो, बिल्कुल रिवर्स कर दो। तो स्टेप डाउन में आपको यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगी, आउटपुट पर कम मिलेगी। तो वो कब कम मिलेगी, जब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी पर कम होंगे प्राइमरी से। यानी कि सारा खेल है नंबर ऑफ टर्न्स का। नंबर ऑफ टर्न्स आप कम या ज्यादा कहां पर कर रहे हो, उसी हिसाब से आप स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर K की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ES विल बी लेस देन EP, और वोल्ट जो भी वोल्टेज के साथ हो रहा है करंट के साथ उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो IS की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी IP से। तो ये होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये आपको कंडीशन बस ध्यान रखनी है कि कहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, कहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, किस में ज्यादा होते हैं किस में कम होते हैं, करंट कैसे डिपेंड करता है। तो अप और डाउन आपको वोल्टेज से सोचना है, ना कि करंट से। करंट का तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वोल्टेज जहां ज्यादा वो स्टेप अप, अगर वोल्टेज डाउन हो रही है इसका मतलब वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। सारा खेल आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस लिख लीजिए यहाँ पर, ये फिगर बना करके, स्टेप अप और स्टेप डाउन, और ये हो जाएगी उसकी कंडीशन स्टेप अप की और स्टेप डाउन की। कोई कंफ्यूजन इसमें। सर के यहाँ ट्रांसफॉर्मर कोफिशिएंट है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट, यस। एक्चुअली ये था ना हमारे पास फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ दोबारा। ES अपॉन EP इक्वल टू, करंट के लिए उल्टा कर दो, यानी कि P अपॉन IS कर दो यहाँ पर, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए S और P, और यही होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है ना। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे S यहाँ पर है, S यहाँ पर है, P यहाँ पर है, तो S यहाँ पर P यहाँ पर, और जबकि प्राइमरी में इसका मतलब करंट में इसका उल्टा सोचना है, P यहाँ पर और S यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पर।
नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मोबाइल चार्जर में जो भी ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है उसमें एनएस ज्यादा है या एनपी ज्यादा है, मोबाइल चार्जर में एनएस ज्यादा होगा या एनपी ज्यादा होगा। NP. NS. हाँ, यस, विच वन। पहले तो NPN. देखो आपके 220 वोल्ट से 5 या 3 वोल्टेज हम मिल पा रही है, तो स्टेप डाउन है तो एनएस की वैल्यू यानी कि सेकेंडरी पर आपको कम नंबर ऑफ टर्न्स रखने पड़ेंगे प्राइमरी से, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन। एफिशिएंसी मतलब कि कितना ज्यादा, एफिशिएंसी अलग था बेटा, और ट्रांसफॉर्मर कोफिशिएंट अलग था। वो ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है एनएस अपॉन एनपी और कोफिशिएंट था आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि कौन कौन से लॉस होते हैं। तो जब आप किसी बड़े ट्रांसफॉर्मर के पास जाओगे, हमारे यहाँ जो लगा होता है वो क्या करता है बेटा, ट्रांसफॉर्मर जो गलियों में लगा रहता है, बिजली घर के आसपास लगा रहता है, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भेजने के काम करता है। एक्चुअली जो पावर हाउस पर आती है वोल्टेज वो उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको और कम करके 220 वोल्ट सेट करके भेजता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। तो मैं कह रहा था कि जब आप किसी ट्रांसफॉर्मर के पास जा रहे हो तो बहुत ज्यादा ह्यूमिंग आवाज आएगी, मतलब आपको इस तरह की कुछ आवाज आती है ट्रांसफॉर्मर के पास। तो एक तो वो लॉस हो गया कि साउंड की वजह से वहां पर एक लॉस होता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो पहला है इसमें कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या होगा? सो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकंड कॉइल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू देम। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, कॉपर की वाइंडिंग ली हुई है, हमें पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नाम करके भी कोई चीज होती है। तो जब आप यहाँ पर करंट भेज रहे हो तो उसमें हीट जनरेट हो जाती है ट्रांसफॉर्मर में, तो ये भी तो एक तरह का लॉस ही हुआ, तो कॉपर लॉस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड उसको अवॉइड कैसे किया जाएगा? तो आप क्या करो, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर्स फॉर वाइंडिंग। ठीक है, तो थिक वायर को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस का क्या मतलब है? देखो हमने जब डेरिवेशन किया था हमने माना था कि जो भी फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में है वो प्राइमरी कॉइल के बराबर होना चाहिए। तो फ्लक्स लॉस का मतलब ये है कि अगर फ्लक्स लीकेज हो रहा है, मतलब कि जो प्राइमरी में फ्लक्स है उतना सेकेंडरी में नहीं है, तो एक तरह का फ्लक्स लॉस होगा। फिर है एडी करंट। हमें पता है कि मेटल में एडी करंट प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर हम मेटेलिक शीट यूज कर रहे हैं, तो उस करंट को कम करने के लिए हम यहाँ पर एल शेप की उसमें या ई शेप की शीट लगाते हैं एडी करंट को लॉस कम करने के लिए। इसके अलावा हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एंड जैसे मैंने आपको बताया था लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर, मतलब वाइब्रेशन की वजह से भी काफी ज्यादा लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में।